हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज एंड एजुकेशन अड्डा। आज हम पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर 1 जिसका नाम है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ये जो चैप्टर है हमारा, इसे आपको बहुत ही ध्यान से समझना पड़ेगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है कि आप इसको कहानी के जैसे समझ जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये पूरा चैप्टर आपको कब याद हो गया। तो बस इस वीडियो को ध्यान से देखिए और आज के वीडियो में हम इसका पार्ट 1 पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। लेकिन इसका जैसे कि एक स्टोरी के जैसे आप पढ़ेंगे और साथ में आपको इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर नोट्स भी बना सकते हैं, तो आपको एक भी इसका पार्ट मिस नहीं करना है। ठीक है, 1 बाय 1 आपको देखना है और फिर आपको इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि टॉपिक्स क्या क्या हैं। तो इसमें है द फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। ये और इसके अंडर में आपको पढ़ना है क्या, द स्ट्रगल टू सर्वाइव, how to substance crisis happens, so growing middle class envisages an end to privileges. Okay, the breakout of the revolution, French become a constitutional monarchy, reading political symbols, France abolish monarchy and becomes a republic, the reign of terror, a directory rules France. Did women have a revolution, the abolition of slavery and the revolution and everyday life. तो ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। तो टॉपिक्स तो पढ़ने हैं आपको, बट इन सभी को जो है डिटेल्स में जानना भी है। और इस चीज़ की मैं गारंटी लेती हूँ कि अगर आप हमारे वीडियो को ध्यान से देखेंगे या फिर ऐसे आराम से सुनते भी रहेंगे तो भी आपको जो है ये याद हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये आपको बताना चाहूँगी कि इन सेक्शन 1 यू विल रीड अबाउट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, इस वाले सेक्शन में ये चैप्टर 1 में आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ेंगे द रशियन रिवॉल्यूशन। फिर उसके बाद पढ़ेंगे एंड द राइज ऑफ नेशन, नाजिज्म। ओके, और देन आप पढ़ेंगे इन डिफरेंट वेज ऑल दीज इवेंट्स वर इम्पॉर्टेंट इन द मेकिंग ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री। ये जो आपके रशियन रिवॉल्यूशन, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशंस, ये सभी जो हैं आपको अलग अलग तरीक़ों से जो है बताएंगे कि आपकी मॉडर्न हिस्ट्री कैसे क्रिएट हुई। यानी कि पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री है ये आपकी, क्या है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री। जैसे पूरी दुनिया के लोग जो थे उन सभी की अपनी एक हिस्ट्री है और अगर आपने हिस्ट्री उनकी नहीं जानी तो आप उनके बारे में कैसे समझेंगे। इसीलिए आपको उनके बारे में जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो चैप्टर 1 इज़ on the French Revolution. Today we often take the ideas of liberty, freedom and equality of granted, but we need to remind ourselves that these ideas also have a history. ओके, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। जो आजकल आप सोचते हैं, एकदम फ्रीली घूमते हैं, हर जगह जाते हैं, आपको हर चीज़ की इक्वालिटी मिली है, ठीक है, हर चीज़ आपके लिए क्या है, बराबर है, लेकिन ये चीज़ पहले नहीं थी। ये आपको कैसे अचीव हुई, कैसे पूरी दुनिया के लोगों ने इसको फेस किया, इसकी हिस्ट्री को जानना आपको बहुत ही ज़रूरी है। बाय लुकिंग एट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन यू विल रीड अ स्मॉल पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन लीड टू द एंड ऑफ द मोनार्की इन फ्रांस। तो ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है आपका, इसमें आप जो है हिस्ट्री का एक स्मॉल पार्ट ही देखेंगे। ऐसा ही आपके इंडिया में भी हुआ है। ओके, इंडिया में भी आप देखे होंगे और 9th आपके 10th में है, जिसमें आप देखेंगे कि जो आपका इंडिया है, हमारा इंडिया, ये क्या था, पहले ये भी एक मोनार्की सिस्टम में था और यहाँ पर जो है डेमोक्रेसी नहीं थी, रिपब्लिक नहीं था। फिर धीरे धीरे यहाँ पर जो है वो डेमोक्रेसी आई है। ठीक है, देन यहाँ पर वैसे ही किस तरह से हिस्ट्री में हुआ है ये सारे चेंजेस, तो इसका एक आइडिया देता है आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे कि बताया गया है, द फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, जब पहला आपका ये टॉपिक है, ठीक है, जिसमें आपने देखा इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो फ्रांस है हमारा, वो मोनार्की सिस्टम से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कैसे बन जाता है वो आप समझेंगे। ठीक है, मेनली 3 पॉइंट्स हैं।
पहला, फ्रांस में पहले मोनार्की सिस्टम रहता है, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होता है, फिर उसके बाद आपका क्या आता है, रिपब्लिक। अब आपके माइंड में एक चीज़ सोच रहे होंगे कि मोनार्की क्या होता है। तो मोनार्की का मीन्स होता है कि किसी भी कंट्री में जब किसी मतलब राजा का शासन होने लगे, ठीक है, और वही उसके बाद उसका बेटा शासन करे, देन उसके बाद उसका बेटा, तो इस टाइप के सिस्टम को क्या कहते हैं, मोनार्की सिस्टम कहते हैं। और ये सिस्टम जो है फ्रांस में बहुत ज़्यादा चल रहा था। वहाँ फ्रेंच के लोग बहुत ज़्यादा इससे क्या थे, बहुत परेशान थे। बिकॉज अगर राजा अच्छा है तो ठीक है, बट राजा अगर अच्छा नहीं रहा, अगर अच्छा नहीं है, तो फिर वहाँ के लोगों के लिए प्रॉब्लम ही क्रिएट होगा। तो वही हुआ यहाँ पर फ्रांस में। इसी वजह से यहाँ पर क्या हुआ, लोगों को ये आइडिया आया क्या, कि अपने कंट्री को हमें क्या करना है, मोनार्की से हटाना है। मोनार्की को हटा करके हमें क्या बनना है, रिपब्लिक बनना है। रिपब्लिक का मतलब एक ऐसा नेशन बनाना है जिस पर क्या हो, हमारे नेशन में किसी राजा का शासन नहीं, बल्कि हमारे द्वारा चुने हुए किसी लोग का, किसी पर्टिकुलर किसी पर्सन का शासन हो, ठीक है। यानी कि जैसे आप जो चुन के जिसको इलेक्ट किए हो उनका शासन हो, ठीक है। तो यहीं से हमको पढ़ना है। इन 1774 लुई 16 ऑफ द बॉर्बन फैमिली बिकम द किंग ऑफ फ्रांस। लुई 16 जो है वो बॉर्बन फैमिली का रहता है, वो क्या बनता है, फ्रांस का राजा बनता है। He was 20 years old and married to the Austrian princess Marie Antoinette। यहाँ पर जो लुई 16 है, ये महज 20 साल का रहता है और इसकी शादी ऑस्ट्रियन प्रिंसेस जो है मैरी एंटोनिएट से हो जाती है। द किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजर। और जब राजा की शादी होती है, उस समय किंग ने ऐसा पाया कि जो उसका राजकोष है, यानी कि जो उसके मतलब पैसे हैं, वो इस समय क्या है, खाली हो चुके हैं, खजाना उसका खाली हो चुका है। तो आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे होंगे, ये है आपके किंग लुई 16 एंड ये है मैरी एंटोनिएट। इनका जब इनसे शादी होती है, इनकी हेयर स्टाइल आप देख रहे होंगे काफ़ी डिफरेंट लुक देती है। तो ये हेयर स्टाइल के लिए बहुत फेमस थी। इनकी हेयर स्टाइल को देखने के लिए फ्रांस के लोग जो है वेट करते थे कि कब जो है यहाँ पर जो क्वीन है हमारी, वो अपनी हेयर स्टाइल बनाकर रेडी होंगी और हम उन्हें देखेंगे, ठीक है। तो आपको मेन कॉन्सेप्ट यहीं पर ये समझना है कि फ्रांस में होता क्या है, मेनली होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले फ्रांस में मोनार्की सिस्टम रहती है। देन उस मोनार्की को लोग हटा करके कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लेके आते हैं। देन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के बाद लास्ट में जाकर के फ्रांस में रिपब्लिक बनता है या डेमोक्रेटिक स्टेट बन जाता है या नेशन बन जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि आपका खुद का कुछ एक संविधान या रूल्स बनना, और उस रूल्स के अकॉर्डिंग जो है किंग क्या करेगा, वहाँ पर शासन करेगा, ठीक है। किंग अपने से कोई रूल नहीं बना सकता, इसका मतलब ये होगा। लेकिन इससे भी लोग जो है वो सेटिस्फाई नहीं होते। देन लास्ट में जाकर के पूरा एक रिपब्लिक कंट्री बनती है फ्रांस की। और इसका मतलब कि उनके द्वारा जो भी पर्सन चुना जाएगा वो वहाँ के पब्लिक्स के थ्रू चुना जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि मेन कॉज ऑफ रिवॉल्यूशन, जो फ्रांस में रिवॉल्यूशन होता है फ्रेंच में, वो किस वजह से होता है। तो इसके कई सारे रीज़न है। पॉलिटिकल कॉज हो सकता है, सोशल कॉज हो सकता है, इकोनॉमिक कॉज हो सकता है, एंड ड्यू टू इग्नोरेंस ऑफ थर्ड स्टेट, ठीक है। एक एक पॉइंट्स को हम यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज़ पॉलिटिकल कॉज। तो इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जैसा कि अभी आपने देखा, मैंने बताया आपसे कि फ्रांस की राजा की जब शादी हो जाती है, ठीक है, तो उन्होंने ये पाया कि उनका जो खजाना है, ठीक है, वो ट्रेजर जो है उनका वो खाली हो चुका है। और खाली हुआ क्यों है, उसको कई सारे रीज़न है खाली होने के। पहला तो है टू मेंटेनिंग लग्जरी लाइफ स्टाइल, ठीक है, अपने जो है ऐशो आराम की ज़िंदगी को मेंटेन करने की वजह से उनका कुछ खजाना खाली हो गया। और एक कारण उनका ये भी था कि उन्होंने क्या किया था, बहुत सारे वॉर को फेस किए थे, लड़े थे, और उन्होंने अमेरिका की भी हेल्प की थी। Under Louis XVI, France helped 13 American colonies to gain their independence from the common enemy Britain। ब्रिटेन जो है वो उस टाइम का क्या था, एक कॉमन एनिमी था, यानी कि सब में एक शत्रु था वो कॉमन। और उससे
अमेरिका के लोगों को यहाँ पर क्या करने के लिए, इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए फ्रांस के राजा लुई 16 ने हेल्प की थी। ठीक है, तो उसकी वजह से जब वो हेल्प करेगा किसी युद्ध में लड़ाई लड़ने के लिए, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपने पास से ही पैसे पे करने पड़ेंगे, तो उसकी वजह से भी उसका खजाना खाली हो गया। तो इस तरह से क्या हुआ कि यहाँ पर जो है पैसे कम हो गए, तो द वॉर एडेड मोर देन $1 बिलियन लिवरीज टू अ डेब्ट दैट हैड ऑलरेडी राइजन टू मोर देन 2 मिलियन लिवरीज। यहाँ पर लिवरीज क्या है, लिवरीज जो है वो फ्रेंच का क्या है, एक पैसा है। जैसे हमारे इंडिया में रुपए चलता है, वैसे लिवरीज चलता था उस समय फ्रेंच में। ठीक है, तो वहाँ हुआ क्या कि जो उनका डेप्ट यानी कि जो उनका कर्ज है वो बढ़ते बढ़ते बिलियन तक पहुंच गया, जो कि पहले से ही यहाँ पर ऑलरेडी बिलियंस में ही था, और भी ज़्यादा वहाँ पर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो लिवरीज का मतलब ये है कि यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस डिसकंटिन्यूड इन 1794। तो ये जो है आपको फिगर दिख रहा होगा, ये है जैसे हमारे इंडिया के सिक्के हैं वैसे ही दिख रहा है कुछ ये। ठीक है, ये वहाँ का क्या है, उस टाइम जो फ्रेंच के लोग थे वहाँ पर वो यही वाला सिक्का चलता था और इसे लिवरेज बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, to meet its regular expenses such as the cost of maintaining an army, the court, running government offices or universities, the state was forced to increase in taxes। अब जैसे कि राजा का खजाना तो खाली हो ही रहा है और हो भी गया है, तो क्या होता है कि उसका खजाना तो खाली हो ही गया है, लेकिन उसे क्या करना है, अपने जो भी रेगुलर एक्सपेंसेस यानी कि डेली उनके जो भी खर्च हैं और प्लस उनकी जो मेंटेनिंग होती है आर्मी वगैरह की, आर्मी के लोगों को उन्होंने रखा है, और साथ में ही उनके कोर्ट के या फिर खुद के डेली जो भी काम है ऑफिसर्स यूनिवर्सिटीज़ के, तो पैसा किसी नेशन को चलाने के लिए पैसे की तो ज़रूरत पड़ेगी ही। जैसे हमारा इंडिया है, ठीक है, वो कर रहा है ग्रोथ, तो धीरे धीरे उनको भी क्या है, पैसे की ज़रूरत हो रही है, तो वैसे ही वहाँ भी ज़रूरत तो पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे लुई 16 ने सोचा कि हम इस पैसे की जो मेंटेनिंग है वो कैसे करेंगे, तो उसने सोचा कि हम चलो टैक्स को क्या कर देते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं। तो टैक्स को इंक्रीज़ करना उसने यहाँ पर सही समझा, लेकिन यहाँ पर कुछ एक सोशल कॉज है, वो आप समझेंगे कि जो टैक्स को इंक्रीज़ करना है वो राजा के हाथ में नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर एक सोशल कॉज में आप कुछ पॉइंट्स को ये समझिए कि जो उस टाइम फ्रेंच में जो लोग थे वो कई सोसाइटीज़ में क्या थे, डिवाइड थे। ठीक है, सबसे पहले था वहाँ पे फर्स्ट स्टेज, देन था आपका सेकंड स्टेज, फिर लास्ट है आपका थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज के लोगों को क्लर्जी बोलते हैं, सेकंड स्टेज के लोगों को नोबिलिटी बोलते हैं, और जो थर्ड स्टेज होता है, थर्ड स्टेट होता है, इस स्टेट में जो है आपके जितने भी मतलब बिजनेसमैन्स, ठीक है, थर्ड स्टेट की बात अगर हम करें तो ये 3 कैटेगरीज में था। और फर्स्ट स्टेट में जो है सिर्फ केवल आपके जो पोप वगैरह होते हैं, जैसे कि चर्च के जो पादरी होते हैं, फादर होते हैं, वो सब आते थे। नोबिलिटी के अंडर में किंग्स वगैरह आते थे, जो वहाँ के राजा हैं वो सब इसके अंडर में आते थे, यानी सेकंड स्टेट में। और जो थर्ड स्टेट है इसमें भी क्या है कि कुछ अमीर लोग भी थे और कुछ गरीब लोग थे और कुछ बहुत गरीब लोग थे। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है, कुछ बिग बिजनेसमैन्स थे, मर्चेंट्स थे, कोर्ट ऑफिसर्स थे और लॉयर्स, तो ये लोग तो अमीर ही होंगे। और इसके नीचे जो है वो पीजेंट्स वगैरह थे एंड आर्टिशंस थे, और सबसे नीचे जो थे वो लेबर वगैरह, जो लैंडलेस लेबर्स हैं, सर्वेंट्स हैं, स्मॉल पीजेंट्स हैं, छोटे मोटे किसान हो गए, और जो लोगों के घर में काम करते हैं सर्वेंट्स वगैरह, ये सब थे। ठीक है, तो इस तरह से थर्ड स्टेज जो है 3 कैटेगरीज में डिवाइड था। फर्स्ट और सेकंड स्टेट जो था वो यहाँ पर क्या है, ये अलग कैटेगरी है, इनकी सिर्फ एक ही कैटेगरी थी। तो एक चीज़ आपको यहाँ पता होगी कि बताने चाहूँगी कि ओनली मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट पेड टैक्सेस, सिर्फ और सिर्फ जो थर्ड मेंबर होते हैं, जो थर्ड स्टेट के लोग हैं, सिर्फ वही सिर्फ टैक्स पे करते हैं। और जैसा कि अभी आपने ये चीज़ समझा कि लुई 16 क्या कर रहा है, टैक्स को बढ़ाना चाह रहा है, वो ऐसा सोच रहा है कि हमें टैक्स को बढ़ाना पड़ेगा तभी हम अपने राज को चला पाएंगे, वरना हम कहाँ से पैसा पाएंगे। ठीक है, और थर्ड स्टेट में क्या होता है, पॉपुलेशन मेड अप ऑफ 90%। ठीक है, थर्ड स्टेट में जो पीजेंट्स लोग हैं वो 90% पॉपुलेशन को बनाते हैं, यानी 90% लोग जो हैं वो पीजेंट्स में हैं। ठीक है, किसान वगैरह।
However, only a small number of them owned the लैंड दे कल्टिवेटेड, जबकि इसमें से केवल बहुत कम ही लोग जो हैं जिनके पास खुद की ज़मीन है और उस पर खेती करते हैं। ठीक है। थर्ड स्टेट में भी, जैसे कि अभी आपने देखा कि जो थर्ड स्टेट है उसमें सभी लोग अमीर नहीं है, उसमें बहुत गरीब लोग भी हैं और कुछ अमीर भी हैं और कुछ मिडिल में भी आते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो पिजेंट्स वगैरह की होती है। और थर्ड स्टेट में भी क्या है कि जो यहाँ पर क्या है कि जो ज़मीन है वो उसमें भी बहुत कम लोगों के पास थी। और एक चीज़ और है, टैक्स भी थर्ड स्टेट के लोग ही पे करते हैं। तो यहाँ पे हुआ क्या, द थर्ड मेंबर्स पेड टैक्सेस इन द फॉर्म ऑफ टाइट्स एंड टेलीज। यहाँ पे टाइट्स और टेले होता क्या है, ये टैक्स का एक तरीका है। ठीक है। जैसे हमारे इंडिया में इस टाइम क्या लगता है, जैसे इनकम टैक्स लगता है, ठीक है, वाटर टैक्स लगता है, और आपके इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो भी एक तरह का टैक्स ही है। तो ये सारे जो पैसे आप पे कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सारे पैसे जो पे कर रहे हैं वो टैक्स के फॉर्म में ही होते हैं। आपने देखा टोल टैक्स लगता है, तो उस टाइम जो टैक्स था वो ये दोनों था। ठीक है, टाइट्स एंड टेले। तो इनके बारे में भी समझते हैं। टाइट्स वाला जो टैक्स है वो जो है चर्च में लगता था, जैसे अ टैक्स लीव्ड बाय द चर्च कंप्राइजिंग 1/3 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। जो टाइट्स वाला टैक्स है ये चर्च के लोग लेते थे, किनसे, जो गरीब लोग हैं किसान उनसे। ठीक है, उनके जो पूरी जो लैंड है, जिस एरिया में वो फसल को उगाते हैं, ग्रो करते हैं, उसके 1/3 पार्ट पर कहते हैं कि हमारा हक है, हमें इतना हिस्सा चाहिए, हमें टैक्स के फॉर्म में आपके द्वारा बोए गए ज़मीन में से जो फसल है उसका 1/3 हिस्सा जो है हमें चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, वो ले लेते हैं। और टेले वाला जो टैक्स है ये भी क्या है, एक तरह का डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब जो डायरेक्टली पे किया जाता है। जैसे यहाँ पर टोल टैक्स है, क्या है, डायरेक्ट टैक्स है ना, तुरंत जो है आप देते हैं और फिर उसके बाद जो है वहाँ पर जो है सरकार के पास वो टैक्स पे हो जाती है। और कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस भी हैं, जैसे यहाँ पर क्या है, बहुत सारे टैक्सेस वहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस भी थे। इनडायरेक्ट का मतलब है कि जैसे कि आप मान लीजिए किसी दुकान में गए, ठीक है, आपने कोई भी सामान खरीदा, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है वो कम होती है, बट वहाँ पर टैक्स को ऐड करके आपसे वो पैसे ले लिए जाते हैं। ठीक है, और आपको पता भी नहीं चलता है, तो उसे इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। जो आपको पता ना चले, डायरेक्टली जो लेंगे तो वो डायरेक्ट होता है, बट जो आपको पता ना चले और आपसे टैक्स ले भी लिया जाए तो उसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। जैसे किसी भी चीज़ का रेट को बढ़ा देना, ठीक है, ये एक तरह का टैक्स ही है। तो अ नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस विच वर लिव्ड ऑन आर्टिकल्स ऑफ एवरीडे कंजम्पशन लाइक सॉल्ट और टोबैको। ठीक है, जैसे नमक में, टोबैको में, इन सब में भी टैक्सेस लिया जा रहा था उस टाइम के लोगों से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक तो बेचारे थर्ड स्टेट के वाले गरीब हैं, ऊपर से उनसे टैक्स लिया जा रहा है, और वहाँ पर जो अमीर लोग हैं उनसे कोई टैक्स भी नहीं लिया जा रहा। तो यहाँ पे कुछ इकोनॉमिक कॉज भी होता है। तो क्या होता है, द स्ट्रगल ऑफ सर्वाइव। यहाँ पे क्या है, द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 23 मिलियन टू 23 मिलियन इन 1715 टू 28 मिलियन इन 1789। 1715 से 1789 के बीच में जो यहाँ पे फ्रेंच की जो पॉपुलेशन थी वो 23 मिलियन से 28 मिलियन तक पहुँच गई। कितना तेज़ी से इंक्रीज़ कर रही है। ठीक है, दिस लेड टू अ रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर द फूड ग्रेन्स। तो इसकी वजह से लोगों को क्या होगा, अब जब जनसंख्या बढ़ेगी तो लोगों के खाने की डिमांड भी तो बढ़ेगी। जो लोग पैदा हो रहे हैं, बड़े होंगे तो खाना तो खाएंगे ही, तो उनको क्या चाहिए, डिमांड करेंगे फूड ग्रेन्स की, है ना। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड। यहाँ पर लेकिन जो प्रोडक्शन हो रहा है वो क्या है, उनके डिमांड के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। जितना उनको खाने के लिए चाहिए उतना उनको मिल नहीं पा रहा है। सो द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वॉज द स्टेपल डाइट ऑफ मेजॉरिटी रोज़ रैपिडली। अब यहाँ पर एक तो खाने की कमी है, ऊपर से यहाँ पर क्या है कि जो उनके लिए ब्रेड है जो वो खाते हैं उसकी भी कीमत क्या है, बढ़ाते जा रहे हैं। मोस्ट वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एज लेबर्स इन वर्कशॉप्स हुज ओनर फिक्स्ड देयर वेजेस। यहाँ तक कि कुछ लगभग जो वर्कर्स हैं अपने वहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो वर्कशॉप्स के, वो क्या करते हैं कि जमाखोरी करने लग रहे हैं। मतलब जो चीज़ों की कमी है उसको और कलेक्ट करके रख ले रहे हैं अपने लिए। But wages did not keep pace with the rise in prices.
लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो मतलब वेजेस हैं, मतलब उनका जैसे अब कुछ लोग रख ले रहे हैं पैसा, ठीक है, लेकिन जो जम मज़दूर लोग हैं, उनके मज़दूरी में कुछ इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, उनको पैसे उस हिसाब से नहीं मिल रहे हैं, उनके वेजेस जो हैं डिड नॉट इंक्रीज़, इस हिसाब से जो है इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइंड। तो इस तरह से क्या है, जो अमीर है वो धीरे-धीरे अमीर और होता जा रहा है, क्योंकि वो तो कलेक्शन भी कर रहा है, ऊपर से वो टैक्स भी ले रहा है, तो वो अमीर होता ही जाएगा। बट जो गरीब है वो धीरे धीरे और गरीब हो रहा है, क्योंकि उनके पास खाने की भी कमी हो रही है, ऊपर से वो टैक्स भी पे कर रहे हैं, उनके पास जो बचा कुचा है वो भी सब छीना जा रहा है। तो इस वजह से दोनों अमीर और गरीब के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा हो गई, ठीक है, बहुत लंबी एक खाई बन गई वहाँ पे। थिंग्स बिकम वर्स वेदर वेन एवर ड्रॉट और हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट। इसके अलावा यहाँ पे हुआ क्या कि जो मतलब लोगों के यहाँ यहाँ पे क्या हुआ उस टाइम, बहुत ज़्यादा मतलब ठंडी की वजह से ओले वगैरह पड़ गए और जो फसल थी वो भी ख़राब हो गई। तो और ज़्यादा यहाँ पर हो गया, गरीबी में आटा गीला हो गया, ठीक है, कह सकते हैं मुहावरा आप। तो यहाँ पर वही बात हुई। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हाउ अ सब्सटेंस क्राइसिस हैपन। ये जो चार्ट है आपका बुक में दिया हुआ है, इसे आपको मैं फिल करके बताती हूँ कि किस तरह से यहाँ पे जो सब्सटेंसेस है उसके क्राइसिस जब बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, ठीक है। कुछ चीज़ें यहाँ पे देखिए खाली है, आपको इसके रीजंस को पता करना पड़ेगा और लास्ट में इसका एक रिजल्ट आएगा। देखिए बैड हार्वेस्ट होता है, देन लास्ट में यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं समझिए इसको। सबसे पहले अगर बैड हार्वेस्ट होगा, ठीक है, फसल अगर ख़राब हुई तो लैक ऑफ ग्रेन्स यानी खाने की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, ठीक है। राइजिंग फूड प्राइजेस और खाने का जो दाम है वो बढ़ जाएगा। अब जो चीज़ लोगों को चाहिए और वो अगर कम मात्रा में है तो लोगों को अगर पहुंचाना है तो कैसे पहुंचाएंगे, उनके दाम को बढ़ा देंगे, तो जो उस लायक है खरीद लेगा, जो नहीं है वो नहीं खरीद पाएगा। तो फूड के प्राइस को ऐसे ही बढ़ाया जाता है। जो चीज़ बाज़ार में जो सस्ती होती है, सस्ती क्यों होती है, क्योंकि वो क्या है कि इस टाइम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी, ठीक है, तो उसको अपने आप उस सामान को बेचना है लोगों को, तो वो सबके पास पहुंच जाएगी। लेकिन जो चीज़ कम होती है वो उन्हीं लोग के पास जा पाती है जो उसके लायक होते हैं, जो उसको खरीद सकते हैं। तो इस वजह से जब फूड की कमी हो जाएगी तो यहाँ पे उसके प्राइजेस को भी बढ़ा दिया जाता है। द प्रोटेस्ट पुअरेस्ट कैन नो लॉन्गर बाय ब्रेड। तो जो गरीब लोग हैं वो ब्रेड को भी नहीं खरीद पाएंगे, तो क्या होंगे, धीरे धीरे उनकी बॉडी वीक होगी और फिर उसके बाद वहाँ पर क्या होगी, महामारी फैल जाएगी और वो धीरे धीरे उनकी संख्या कम हो जाएगी। और इसका दूसरा रीज़न हो सकता है कि उनकी जो फूड रॉयट्स यानी कि वो खाना को क्या करेंगे, अगर खाना नहीं मिलेगा तो वो लूटेंगे, लूटेंगे तो फिर क्या होगा, फिर धीरे धीरे जब वो लूटेंगे तो लास्ट में रिजल्ट यही आएगा कि ये एरो आप इसमें ज्वाइन कर दीजिएगा कि इसका रिजल्ट आएगा कि तब भी अगर वो लूटेंगे, लड़ाई मारपीट करेंगे तो भी उनकी संख्या क्या हो जाएगी, जो गरीब हैं वो कमज़ोर हैं तो उनकी संख्या भी क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो अगर वो लूटपाट मारपीट करेंगे तो भी उनकी संख्या कम होगी और अगर वो खाना उनको नहीं मिलेगा तो भी उनकी संख्या लास्ट में कम होगी। तो ये जो आपका चार्ट है यहाँ पे, इसे आप इस तरह से फिल कर सकते हैं, ठीक है। ये यही पॉइंट्स आपको यहाँ पे भरने हैं इन सब में, और यही पता लगाना है कि क्या होता है अगर फूड के प्राइजेस बढ़ जाएंगे तो क्या रीज़न होगा। अब हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं ड्यू टू इग्नोरेंस ऑफ थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट के लोगों को इग्नोर करने से क्या होता है, यहाँ पे देखिए, जैसे कि आपको पता है कि थर्ड स्टेट में जो है वही लोग हैं जो टैक्स पे कर रहे हैं। तो अ ग्रोविंग मिडिल क्लास इन्विसेस एंड इन टू प्रिविलेजेस। यहाँ पे हुआ क्या, जैसे कि आप एक पॉइंट बताती हूँ, मिडिल क्लास का मतलब है कि यहाँ पर वो लोग हैं जो पढ़े लिखे भी हैं, जो कि थर्ड स्टेट में आते हैं और प्लस जिनके पास थोड़ी सी पावर भी है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, द 18th सेंचुरी सॉ द इमर्जेंस ऑफ सोशल ग्रुप्स कॉल्ड द मिडिल क्लास। 18th सेंचुरी में यहाँ पर क्या हुआ कि एक मतलब थर्ड स्टेट के लोगों ने जो है मर्ज होकर के एक मिडिल क्लास सोसाइटी बनाई। All of these were educated and believed that no group in society should be facilitated by birth। ठीक है, उन्होंने ये कहा जो थर्ड स्टेट के लोग हैं उनमें से जो पढ़े लिखे हैं वही आपस में कंबाइंड होकर के एक मिडिल क्लास की सोसाइटी बनाते हैं, ठीक है। और इनके हिसाब से ये कहना है कि जो भी इंसान अगर जन्म ले रहा है तो पैदा होते ही उसके साथ जो है फैसिलिटी को जोड़ना नहीं है,
ठीक है। तो यहाँ पर इनका ये मानना है, क्योंकि आपने देखा जो राजा का बेटा अगर पैदा हुआ है तो वो राजा की तरह ही रहेगा, जिएगा, लेकिन अगर गरीब का बच्चा हुआ है तो सिर्फ गरीब की तरह ही जिएगा। तो ऐसा इनका मानना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। रादर अ पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज एबिलिटी। ये कहते हैं कि जो लोगों की मतलब पोजीशन है वो उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, उसकी योग्यता के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, उसके पैदा होने के कारण से नहीं, ठीक है। जिसके अंदर जो उसकी एबिलिटी है, जो योग्यता है, वो उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, उस पोजीशन पे होगा। द ideas of freedom and equal laws and opportunities for all were put forwarded by philosophers such as John Locke, Rousseau and Montesquieu. अब आप ये भी सोचिए कि लोगों के अंदर जो है इतना अच्छा मतलब आइडिया आया कहाँ से। तो वो जो है यहाँ पर उस टाइम क्या थे, कुछ फिलोसफर्स थे, कुछ दार्शनिक लोग थे, उन लोगों ने कुछ बुक्स लिखी थी और उन्हीं की बुक्स को ये लोग पढ़ पढ़ के ही क्या हो गए, इतने विद्वान हो गए और ये चीज़ सोचने लगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो पैदा होते ही राजा का बेटा है तो वो राजा के जैसे ही इतना ज़्यादा वो उसको मतलब पावर और इतनी सारी सुविधाएँ मिले, ठीक है, बल्कि यहाँ पर पावर और सुविधा उसको मिलनी चाहिए जो उसके एबल होगा, एबिलिटी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और ये सारे माइंड्स में आइडिया उनको कहाँ से मिले, इन फिलोसफर्स की बुक से मिले, ठीक है। जैसे यहाँ पे जॉन, उस टाइम के फिलोसफर्स, पेपर में पूछ सकता है कि उस टाइम फ्रांस में जो फिलोसफर्स थे कौन कौन थे, तो जॉन लॉक थे, रूसो और मॉन्टेस्क्यू। और ये भी पूछ सकता है कि इनकी बुक्स है उनका नाम क्या है। तो इनकी बुक्स का नाम भी आपको याद होना चाहिए। तो चलिए मैं बताती हूँ इनकी बुक्स का क्या क्या नाम है। तो जॉन लॉक की यहाँ पर बुक का नाम था टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पर क्या होगा, TWO हो जाएगा, ठीक है। टू की स्पेलिंग आप सही कर लीजिएगा। टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, ये जॉन लॉक की बुक का नाम है। लॉक, इसमें उन्होंने कहा क्या, लॉक शॉट टू रिफ्यूट द थ्योरी ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क। इन्होंने कहा कि जो लोगों के अंदर क्या है, जो रिफ्यूट सिस्टम है वो दैवीय है और यहाँ पर क्या है कि मोनार्की सिस्टम को हटाना ज़रूरी है, ठीक है। और रूसो ने जो है अपनी बुक लिखी थी, उनका नाम था, उस बुक का नाम है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इस बुक के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि जो गवर्नमेंट है उसको वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स यानी लोगों के साथ, वहाँ के पीपल्स के साथ एक सामाजिक जो है वहाँ पर मेल रखना चाहिए, उनके बीच में इस तरह की खाई नहीं होनी चाहिए, जैसे कि अमीर और गरीब की होती है वैसा नहीं होना चाहिए। तो दिस बुक create an idea to propose a form of government based on a social contract between people and their representatives. पीपल और उसके रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ठीक है, एक सामाजिक क्या होना चाहिए, संबंध होना चाहिए। और मॉन्टेस्क्यू की जो बुक है इसके अकॉर्डिंग, इस बुक का नाम है द स्पिरिट ऑफ द लॉज। This book proposed a division of power within the government between the legislative, the executive and the judiciary. यहाँ पर जो है मॉन्टेस्क्यू की जो बुक है इनके अकॉर्डिंग कहा गया है कि जो पावर है वो गवर्नमेंट में डिवाइड होनी चाहिए और किस फॉर्म में होनी चाहिए, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। और आपको बताती हूँ कि ये जो मॉन्टेस्क्यू है इनके इस पॉइंट को बहुत ही ज़्यादा लोगों ने प्रेफर किया और बहुत ज़्यादा लोगों ने क्या किया, पसंद किया। और इसकी वजह से आगे चलकर अभी आप देखेंगे जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनती है तो लोग जो है इसी को फॉलो करते हैं और इसी टाइप का 3 जो है गवर्नमेंट में डिवीज़न होता है, ठीक है। तो इसको हिंदी में आप समझेंगे तो इनको बोला जाता है कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, ठीक है, जिसको आप यहाँ पे बोलेंगे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, डायग्राम से भी क्लियर हो जाएगा ताकि आपको याद रहे, ठीक है। मॉन्टेस्क्यू है, इनकी बुक का नाम है द स्पिरिट ऑफ लॉस। और यहाँ पर क्या है, रूसो की बुक का नाम है क्या, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। एंड जो जॉन लॉक है उनकी बुक का नाम है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये बुक्स उनकी नेमिंग आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या है, द आइडियाज ऑफ दीज फिलोसफर वर डिस्कस्ड इंटेंसिवली इन सैलून्स एंड कॉफ़ी हाउसेज एंड स्प्रेड अमंग पीपल थ्रू बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स। एक चीज़ यहाँ पे क्या है कि जो इनके आइडियाज़ हैं वो यहाँ पे जगह जगह क्या होने लगे, फैलने लगे। जैसे जो सैलून्स हो गए, जहाँ पे लोग बाल कटवाने जाते हैं, वहाँ भी इनके बारे में डिस्कस होने लगा, ठीक है।
लोग जहाँ पे कॉफ़ी हाउसेस में जाते थे वहाँ भी डिस्कस होने लगा, और जहाँ पे लोग जो है न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते थे वहाँ भी जो है इनके बारे में चर्चा होने लगी। जैसे प्रेजेंट टाइम में ही मान लीजिए, अभी यहाँ पे क्या है, कोरोना चल रहा है, ठीक है। कोरोना के टाइम हर जगह देखो तो कोरोना का ही न्यूज़ लोग बोलते हैं, यहाँ पर ये हुआ, वो हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी था उस टाइम, कि इनके जो बुक के आइडियाज़ हैं वो जिसने पढ़ लिए वो जाकर दूसरों को बताता है, वो उसको बताता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट, उस टाइम जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे वो क्या करते थे, जो पढ़े लिखे हैं उस न्यूज़ को जो है बहुत तेज़ी से पढ़ते थे। इनकी बुक्स के जो आइडियाज़ हैं उनको लोग तेज़ी से पढ़ते थे, ज़ोर से पढ़ के सुनाते थे, ताकि जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो भी समझें कि रूसो ने क्या कहा, मॉन्टेस्क्यू ने क्या कहा, उनकी क्या मतलब की थिंकिंग है। आप भी समझिए और आप भी उसी थिंकिंग को फॉलो कीजिए। तो यहाँ पे हुआ, दीज वर फ्रिक्वेंटली रीड अलाउड इन ग्रुप्स फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज हु कुड नॉट रीड और राइट, ठीक है। जो रीड और राइट नहीं कर सकते उनके लिए भी है। The news that Louis XVI planned to impose further taxes to be able to meet the expenses of the state generated anger and protest against the system privileges। जो लुई 16 था, यहाँ पर क्या हुआ, उसने मतलब कि यहाँ पर एक प्लान बनाया, और उसने क्या किया कि वो इन सब के जो है वो मतलब विरोध में था। और ऐसा कहा जा रहा था उस टाइम कि उसने एक ऐसा प्लान बनाया कि वो क्या करेगा, फ्रांस के लोगों पर अटैक करवाएगा, ठीक है। ऐसा लोगों की यहाँ पे थिंकिंग थी। तो यहाँ पर आप यही चीज़ पढ़ेंगे, द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन। यहाँ हुआ क्या, लुई 16 हैड टू इंक्रीज टैक्सेस, ठीक है। लुई 16 ने बढ़ाया टैक्स को। इन फ्रांस ऑफ द ओल्ड रिजाइम द मोनार्क डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्सेस अकॉर्डिंग टू हिज विल अलोन, ठीक है। और फ्रांस में एक चीज़ यहाँ पे ये था कि जो ओल्ड रिजाइम के लोग हैं, ठीक है, जो पुराने यहाँ पे रिजाइम के लोग हैं, वो क्या कर सकते हैं कि उनके अकॉर्डिंग उनके पास इतनी पावर नहीं है कि वो किसी भी मतलब टैक्स के बिल को क्या कर सके, मतलब अपने अकॉर्डिंग अपनी इच्छा से जो है टैक्स को बढ़ाने के लिए उनको यहाँ पर एक मीटिंग बुलानी पड़ती थी, ठीक है। लुई 16 ने ऐसा तो सोच लिया कि हमको अपने पैसे को बराबर मेंटेन रखने के लिए हमें टैक्स बढ़ाना है, और हम लेंगे थर्ड स्टेट वालों से ही, क्योंकि उस टाइम का ये रूल ही था कि बेचारे थर्ड स्टेट वाले ही पैसा पे करते थे, टैक्स पे करते थे। लेकिन ये जो उसका आइडिया है उसको एक मतलब कि एक रूल में कन्वर्ट करने के लिए उसे एक मीटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। वो डायरेक्टली टैक्स को नहीं बढ़ा सकता था, तो उसको कहा जाता है क्या, स्टेट जनरल की मीटिंग, ठीक है। याद रखिएगा, स्टेट जनरल की मीटिंग होती है। यहाँ पे होता क्या है, रैदर ही हैड टू कॉल अ मीटिंग ऑफ द स्टेट जनरल्स विच वुड देन पास हिज प्रपोजल्स फॉर न्यू टैक्सेस। यहाँ पर क्या होता है कि लास्ट फिर बाद में क्या करता है कि जो लुई 16 है वो स्टेट जनरल की क्या बुलाता है, मीटिंग को बुलाता है। किसके लिए, अपने इस न्यू टैक्स के प्रपोजल को क्या करने के लिए, पास करने के लिए। देन स्टेट जनरल क्या है ये भी समझ लीजिए, इट वाज अ पॉलिटिकल बॉडी टू मूव। ये क्या है कि एक तरह की पॉलिटिकल बॉडी है जिसके अंडर में क्या है कि 3 स्टेट्स होते हैं। जो तीनों स्टेट्स आपने देखे ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेट्स, उन स्टेट्स के अपने अपने एक रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, और ये रिप्रेजेंटेटिव्स ही मिल करके डिसाइड करते हैं कि जो भी नया रूल है, जो टैक्स को इंक्रीज करना है वो करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो स्टेट जनरल की मीटिंग है ये लास्ट टाइम 1614 में बुलाई गई थी, और इस टाइम जो है यहाँ पर वो 5 मई 1789 को बुलाई गई है। लगभग मान के चलिए यहाँ पर 175 साल के बाद ये मीटिंग बुलाई गई है, स्टेट जनरल की मीटिंग को, ठीक है। लास्ट टाइम 1614 में बुलाया गया था, और इस टाइम जो है ये 5 मई 1789 को लुई 16 ने बुलाया था। अब यहाँ पे क्या है, एट दिस टाइम 5 मई 1789 लुई 16 कॉल्ड टुगेदर एन असेंबली ऑफ द स्टेट जनरल टू पास प्रपोजल्स फॉर न्यू टैक्सेस, ठीक है। न्यू टैक्स के प्रपोजल को पास करवाने के लिए उसने क्या किया, यहाँ पर इस जो है स्टेट जनरल की मीटिंग को बुलाया। तो अब होता क्या है, यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए कि आपको मैंने बताया कि स्टेट जनरल से क्या होता है कि अपने अपने स्टेट के फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव्स क्या है उसमें आते हैं। ये रिप्रेजेंटेटिव्स के मतलब उस मेंबर से जो है कुछ चुने हुए लोग आते हैं, ठीक है। जो माने हुए लोग हैं वो आते हैं। जैसे आप भी देखते होंगे कि सबके बीच में एक नेता होता है, वैसे यहाँ पे भी क्या है, उनके बीचों में क्या होते हैं, नेता होते हैं। और यहाँ पर उस टाइम क्या हुआ कि इस स्टेट जनरल की जो इस टाइम मीटिंग हुई, जो लुई 16 में बुलाया है, उसमें फर्स्ट स्टेट में से 300 रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, सेकेंड स्टेट में से 300 आए थे,
और थर्ड स्टेट में से 600 आए थे। ठीक है, यानी कि फर्स्ट स्टेट से 300 और सेकेंड से भी 300 और थर्ड स्टेट से जो है 600 यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे। ठीक है, और एक चीज़ और यहाँ पर क्या है कि एक रूल था, ये रूल था कि जैसे अभी आप करते हैं कि वोटिंग करते हैं तो हर पर्सन की एक एक वोट काउंट होती है, लेकिन इस टाइम जो रूल था वो ऐसा नहीं था। यहाँ पर ऐसा होता था कि ये जो पूरे स्टेट के लोग हैं, ठीक है, पूरे फर्स्ट स्टेट के लोग हैं, अगर इनके जो सभी लोग हैं, अगर ये जो चीज़ को सहमत होंगे तो ये एक वोट करेंगे, इनका टोटल वोट मिलाकर एक वोट होगा, और सेकेंड स्टेट के पूरे लोगों का मिलाकर एक वोट होगा, और थर्ड स्टेट के पूरे लोगों को मिलाकर एक वोट होगा। यानी कोई भी अगर बिल पास होगा, कोई भी अगर रूल पास होगा भी, तो यहाँ पर अगर वन और फर्स्ट और सेकेंड स्टेट अगर आपस में मिल गए तो ये मिल करके दो स्टेट बन गए, यानी दो वोट हो गया, और इनका सिर्फ एक ही वोट हुआ, यानी कि लास्ट में देखा जाए तो इन जो फर्स्ट और सेकेंड अगर मिल गए तो जो भी अगर टैक्स अगर बढ़ाना होगा तो वो बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि ये इनके फेवर में हो गया, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड स्टेट अक्सर मिले जुले ही रहते हैं, क्योंकि ये लोग अमीर लोग हैं, इनके पास पावर भी है और इनको कोई टैक्स भी नहीं पे करना, तो इनको क्या फ़र्क पड़ता है, टैक्स बढ़ाओ या ना बढ़ाओ या फिर घटाओ या जो भी करो, तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए ये आपस में मिलकर एक अक्सर ये जो है जब भी वोटिंग करते हैं तो एक ही काउंट करते हैं, दोनों मिल जाते हैं। तो आपको ही पता है कि दो अगर किसी भी क्लास में अगर मान लीजिए दो लोग हैं और तीन लोग हैं, तीन में से अगर दो लोग उसके सपोर्ट में और नहीं है तो वोटिंग किसकी होगी, जो दो लोग उसके सपोर्ट में उसी को काउंट करेंगे ना, तो ज़्यादा तो मेजॉरिटी उसी की हुई ना जिसके साथ में दो लोग हैं, तो यहाँ पर भी वही चीज़ होती है। ठीक है, तो अभी इस पॉइंट्स को आप समझेंगे। ठीक है, देखिए, द थर्ड स्टेट वॉज रिप्रेजेंटेड बाई इट्स मोर प्रॉस्पेरस एंड एजुकेटेड मेंबर्स। ठीक है, अब जैसे कि आपको पता है कि गिने चुने लोग ही जाते हैं, तो थर्ड स्टेट में से सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही गए थे इसमें रिप्रेजेंटेटिव्स में, और यहाँ पे क्या है, पीजेंट्स, आर्टिशंस एंड वुमेन वर डिनाइड एंट्री टू असेंबली। जो पीजेंट्स लोग हैं, गरीब किसान हैं, जो छोटे मोटे कारीगर लोग हैं, जो वुमेन्स लोग हैं, वुमेन्स में सभी वुमेन्स, उन सबको बिल्कुल भी मना कर दिया कि आप जो है असेंबली में एंटर करने के लायक नहीं हो, आपको एंटर नहीं करना है। ठीक है, उनसे साफ मना कर दिया, और थर्ड स्टेट से सिर्फ वही लोग आए जो कि पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग थे। ठीक है, तो अब यहाँ हुआ क्या, अब फिर से वही जो मैंने वोटिंग सिस्टम समझाया आपको एक बार फिर से समझ लीजिए कि वोटिंग इन द स्टेट जनरल्स इज इन द पास्ट हैड बीन कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल दैट ईच स्टेट हैड वन वोट। ठीक है, यहाँ पर जो अभी तक की जो स्टेट जनरल की वोटिंग होती थी उसके अकॉर्डिंग ये रूल बना था कि हर एक स्टेट के लोगों की पूरी टोटल वोटिंग एक काउंट की जाएगी, और इस तरह से क्या है कि अगर दो स्टेट आपस में मिल गए तो वहाँ पर वोटिंग क्या होगी, उनकी मेजॉरिटी हो जाएगी। ठीक है, दिस टाइम टू लुई 16 वॉज डिटरमाइंड टू कंटिन्यू द सेम प्रैक्टिस। उसने कहा, लुई 16 ने, कि अभी तक जो चलते आ रहा था रूल वही चलेगा। जो स्टेट जनरल का रूल था कि हर एक स्टेट का एक ही वोट काउंट होगा, तो यहाँ पर भी वही काम होगा। But members of the third state demanded that voting now be conducted by the assembly as a whole। ठीक है, थर्ड स्टेट ने कहा कि यहाँ पर जो वोटिंग सिस्टम होगी वो अब पूरे लोगों में होनी चाहिए, वेयर ईच मेंबर वुड हैव वन वोट, और यहाँ पर जो वोटिंग होगा हर एक एक लोगों की वोटिंग काउंट होगी, स्टेट की काउंट नहीं होगी कि पूरा स्टेट मिलाकर आपने सिर्फ एक वोटिंग काउंट कर लिया, ऐसा नहीं है। उसमें हो सकता है कुछ लोग उसके सहमत में हो और कुछ लोग हो सकता है कि उसके सहमति में ना हो सकता है कुछ लोग उसको प्रेफर कर रहे हो या हो सकता है ना कर रहे हो, लेकिन अगर मेजॉरिटी में लोगों ने कर लिया तो पूरे स्टेट की हाँ ही हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आप वोटिंग करवाइए और हर एक पर्सन की एक एक वोट काउंट कीजिए। तो यहाँ पे क्या है, दिस वाज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पुट फॉरवर्डेड बाय फिलोसफर्स लाइक रूसो इन हिज बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये जो आपका प्रिंसिपल लोगों ने रखा यहाँ पर थर्ड स्टेट के लोगों ने कि वन वोटिंग होनी चाहिए, मतलब हर एक पर्सन की एक एक वोटिंग काउंट होनी चाहिए, ये जो है मतलब जो रूसो हैं उनके बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट से लोगों ने यहाँ पर क्या किया, उसको सुन करके फॉलो किया। ठीक है, व्हेन द किंग रिजेक्टेड दिस प्रपोजल, मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट वॉक आउट ऑफ द असेंबली एंड इन प्रोटेस्ट।
यहाँ हुआ क्या, अब लुई 16 ने मना कर दिया, कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा आप जो सोच रहे हैं। तो गुस्सा करके थर्ड स्टेट के लोगों ने क्या किया, वहाँ असेंबली छोड़ दी और छोड़ करके वहाँ से चले आए उठ के, कि आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम आपकी बात क्यों सुने। ठीक है, देन यहाँ पे क्या होता है, द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द थर्ड स्टेट व्यूड देमसेल्व्स एज स्पोक्समैन ऑफ द होल फ्रेंच फॉर द होल फ्रेंच नेशन। यहाँ पे जो थर्ड स्टेट के लोग ऐसा मानते हैं कि पूरे फ्रांस के लोगों के जो स्पोक्समैन हैं वो थर्ड स्टेट के लोग हैं, यानी पूरे फ्रांस के लोगों में जो भी बातें फैलानी होंगी वो थर्ड स्टेट के द्वारा ही फैल सकती हैं, अदर स्टेट तो चुप रहता है। ठीक है, ऑन 20 जून देर असेंबल्ड इन द हॉल इन एन इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड ऑफ वर्साइल। यहाँ पे वर्साइल में एक जगह का नाम है, वहाँ पर एक टेनिस कोर्ट था, उस कोर्ट के अंदर लोग जो है बैठ गए और इकट्ठा हो गए, एक असेंबली बना लिए। डेट याद रखिएगा 20 जून। ठीक है, और दे डिक्लेयर्ड themselves a national assembly and swore not to disperse till they had drafted a constitution for the France that would limit the powers of the monarch। इन लोगों ने क्या किया, एक गुस्सा करके वहाँ से चले आए और वर्साइल में एक जगह का नाम है वर्साइल एक जगह है फ्रांस में, वहाँ पर टेनिस कोर्ट एक जगह मतलब कि एक कोर्ट है टेनिस, वहाँ पर लोग इकट्ठा हुए अंदर और वहाँ पर एक असेंबली में हॉल में। देन उसके बाद इन लोगों ने अपने आप को एक नेशनल असेंबली क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, और इन्होंने इस चीज़ की कसम खाई, इन लोगों ने स्वर खाया, कसम खाई क्या, कि हम तब तक यहाँ पर अपने जो है पावर को, मतलब हम एक साथ तब तक रहेंगे जब तक हम पूरे फ्रांस में एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते, एक संविधान नहीं बना लेते, कि राजा का जब तक हम शासन खत्म नहीं कर लेते। ठीक है, यहाँ पर जो है राजा की जो मोनार्की सिस्टम उसको खत्म नहीं कर लेते। दे वर लेड बाय द मिराबो एंड आबेसीज। ये जो मिराबो एंड एबिसेस है इनके द्वारा इसको जो है लीड किया गया। ये उस टाइम जो है ये लोग जो है अमीर लोग थे। ठीक है, ये सेकंड और फर्स्ट स्टेट के लोग थे, लेकिन ये भी सपोर्ट कर रहे थे, ये दोनों जो हैं। ठीक है, सभी नहीं, ये दोनों बस मिराबो एंड आबेसेस जो है ये इनको सपोर्ट कर रहे थे थर्ड स्टेट के लोगों को, कि आप जो कर रहे हैं वो एकदम सही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये एग्जाम में पूछा जाता है आपसे कि ये जो डायग्राम है वो किस चीज़ को डिनोट करता है, तो ये डायग्राम दिखाता है क्या, द टेनिस कोर्ट ओथ। वहाँ पर जो टेनिस कोर्ट में लोग इकट्ठा हुए थे उस टाइम फ्रांस में थर्ड स्टेट के लोग, तो जब अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर करते हैं तो वो इस तरह से सब हाथ उठा उठा के क्या कर रहे हैं, कसम खा रहे हैं और शपथ ले रहे हैं। ठीक है, कि हम जो है एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, हम अपना एक संविधान, एक रूल बनाएंगे और उस रूल पर ही राजा को चलवाएंगे, राजा की बातों को नहीं मानेंगे। इन लोगों ने ये चीज़ कसम खाई। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखिएगा। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जून 1789 में क्या होता है, देखिए यहाँ होता क्या है कि ऑल ओवर फ्रांस पीसेंट्स रिवॉल्ट अगेंस्ट देयर लोकल फ्यूडल लॉर्ड्स, लूट ग्रैंडरीज। 1789 में जो पीजेंट्स लोग थे वो वहाँ के जो लोकल फ्यूडल्स थे। ठीक है, यानी कि वहाँ पर जो जैसे कि जो सामंती प्रथा चलती नहीं है, सामंत का मतलब है कि जो जिसके अंडर में रह के काम करते हैं। ठीक है, जैसे पहले जमींदारी प्रथा चलती थी। ठीक है, जमींदार लोग के अंदर मतलब कि जिनके पास जितनी ज़मीन है उनको ज़मींदार कहा जाता था और उसके अंडर में उतने लोग काम करते थे और वो चाहे जितना काम करवा लेते थे और पैसे भी कभी कभी तो पे नहीं करते थे, उनको बेगार कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे उसके ये लोग खिलाफ हो गए और साथ में क्या किया, उन लोगों ने जितने भी ग्रैनरीज हैं अनाजों को लूट लिया लोगों ने। पहली बात तो बहुत गुस्सा हुए, उसके बाद फिर अपना असेंबली बना लिए। देन उसके बाद जून 1789 में बहुत सारी घटनाएं हुई। यहाँ पे हुआ क्या, उन लोगों ने उनके ग्रैनरीज को लूट लिया। A severe winter had meant a bad harvest. The price of bread rose. Often breakers exploited the situation and collect supplies. यहाँ पर हुआ क्या कि जो फ्रांस में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ी, उसकी वजह से क्या हुआ कि ठंडी की वजह से जब बहुत ज़्यादा पाला ओस वगैरह गिरा तो जो खाना था वो मतलब जो फसल थी वो ख़राब हो गई, फूड जितने थे। इस वजह से जो अगर फसलों से जो अनाजों से बनने वाले ब्रेड थे वो बन नहीं पाए, उसके प्राइजेस बढ़ गए। और साथ में जो बेकरीज़ के जो वर्क मतलब वहाँ पे जो बेकर्स थे, जो बेकरी को चलाते थे, उन लोगों ने जमाखोरी शुरू कर दी और वो उस चीज़ को कलेक्ट करके रखने लगे, उनको देना ही बंद कर दिए।
प्राइजेस उनके बढ़ा दिए। तो एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर ट्रूप्स टू मूव इनटू पेरिस, और ऐसा कहा गया कि उस टाइम जो किंग है राजा लुई 16, उसने क्या किया कि कहा कि जो जनता है बहुत ज़्यादा परेशान कर दी है, आप जो है आर्मी को बुलाकर इन सबको मार दो। ऐसा वहाँ पर उस टाइम का क्या हो गया, अफवाह फैल गई। तो अब होता क्या है यहाँ पर, इसको समझिए। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। फ्रांस का क्या है, बास्टील डे, इसी को हम कहते हैं फ्रेंच नेशनल डे। जैसे हमारे इंडिया में हम मनाते हैं ना 15 अगस्त में, वैसे ही वहाँ पे भी होता है इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, मतलब यहाँ पे भी जो है रिपब्लिक डे तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी ऐसे यहाँ पे लोग सेलिब्रेट करते हैं। फ्रांस में क्या करते हैं, फ्रेंच नेशनल डे के फॉर्म में या फिर बास्टील डे के फॉर्म में। यहाँ पे क्या होता है कि 14 जुलाई 1789 को मॉर्निंग में यहाँ पर जो, जैसा कि अभी राजा ने कहा, ऐसा राइमर्स लोगों के बीच में ऐसी अफवाह फैल चुकी थी कि राजा ने कहा कि जो है कमांडर्स को बुलाया जाएगा और लोगों को मार दिया जाएगा। तो लोगों ने क्या हुआ कि सिटी में जितने भी पेरिस के लोग थे वो सभी क्या होने लगे, उनको इस चीज़ के बारे में खबर हुई। ठीक है, द किंग हैड कमेंडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी। उन्होंने ये सुना कि राजा ने कहा है कि हम कमांडर्स को बुलवा करके, यानी सैनिकों को बुलवा करके यहाँ के लोगों को क्या करवा देंगे, मरवा देंगे। ठीक है, राइमर्स स्प्रेड दैट ही वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन्स। ठीक है, और कहा कि आर्मी के लोगों से कि इन सभी सिटीजन्स पर क्या करिए, ओपन फायर कीजिए। ठीक है, खुले रूप से फायर कीजिए। तो ऐसा क्या हुआ, जब लोगों में ये सब अफवाह फैलेगी तो अफरा तफरी मच गई, लोगों के बीच में भाग दौड़ होने लगा। तो यहाँ पर लगभग 700 मेन लोग थे, आदमी, और कुछ वुमेन्स जो थी वो क्या हो गई, इकट्ठा हो गई इन फ्रंट ऑफ टाउन हॉल। टाउन हॉल के सामने इकट्ठा हो गए। पेरिस में एक जगह है टाउन हॉल, वहाँ पर इकट्ठा हो गए और उन्होंने ऐसा डिसाइड किया कि जो है हम अपनी खुद की एक मिलिट्री बनाएंगे। अब भाई 7,000 लोग मिल गए अगर, तो एक तरह की मिलिट्री ही बन गई ना। ठीक है, उनको अब इतने सारे लोग अब जब इकट्ठा हो जाएंगे, गैदर्ड हो जाएंगे, तो ये एक तरह की मिलिट्री हुई। तो उन्होंने खुद की एक अपनी मिलिट्री बना ली कि ठीक है राजा, तुम अपनी मिलिट्री बुला रहे हो ना, तो चलो हम भी किसी से कम नहीं, हम भी अपने मिलिट्री बुलाएंगे। सब लोगों ने मिलकर क्या किया, गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, तोड़ ओड़ दिया एकदम से। और जितने भी आर्मीज थे उनकी क्या करने लगे, उनको सर्च करने लगे यहाँ पे। और फिर फाइनली ग्रुप ऑफ सेवरल 100 पीपुल्स मार्च टुवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी। सिटी के ईस्टर्न पार्ट की ओर जो है सब गुस्से में एकदम थे, और गुस्से से सब सिटी के ईस्टर्न पार्ट की ओर चलने लगे। वहाँ पर वो लोग जो है बास्टील में पहुंच गए। अब आपके माइंड में हो रहा होगा कि व्हाट इज़ बास्टील। तो बास्टील एक पुराना किला था जिसे राजा जो है वो जेल के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। जितने भी कैदी लोग थे वो यहाँ पर मतलब कि डाल दिए जाते थे। जैसे इस टाइम हमारे यहाँ जेल है, वैसे उस टाइम राजा का जो है बास्टील था। ये पुराना उसका एक किला था, तो कहा चलो ये पुराना हो गया तो इसको एक जेल के रूप में इस्तेमाल कर दो। अब ये क्या हुआ कि जितने भी लोग अपने खुद से आर्मी बनाए थे वहाँ के लोगों ने, ठीक है, वो सभी बास्टील की ओर मुड़ गए और वहाँ पर उस किले को इतना ज़्यादा मतलब तोड़ फोड़ दिया कि एकदम तहस नहस कर दिया। और वो इसलिए गए थे क्योंकि अगर आर्मी है, उनको लड़ना है, तो लड़ने के लिए हथियार भी चाहिए। तो हथियार को पाने के लिए ही, गोला बारूद को इकट्ठा करने के लिए ही वो लोग क्या करने लगे, चारों तरफ फैल गए और चीज़ों को तोड़ फोड़ के वहाँ से बाहर निकाल करके सामान को कलेक्ट करने लगे। जो भी उनको मिला वो उसको लेकर चल दिए। ठीक है, तो बास्टील को तोड़ के उन्होंने गोला बारूद इकट्ठा किया। ठीक है, राजा का पुराना किला था और वहाँ पर बहुत सारे गोला बारूद उसने कलेक्ट करके रखे थे। और यहाँ पर इन द आर्म फाइट द फॉलोड द कमांडर ऑफ द बास्टील वॉज किल्ड। बास्टील का जो कमांडर है उसको भी उसने मार दिया। एंड 7 प्रिजनर्स वर रिलीज्ड, और 7 वहाँ पर जो कैदी थे उनको क्या कर दिया, छुड़ा दिया। सिर्फ 7 कैदी ही थे वहाँ पे, ज़्यादा नहीं थे, लेकिन लोगों ने उनको भी क्या कर लिया, छुड़ा लिया। और वहाँ पे जो किले की एक एक दीवारों को, एक एक ईंटों को बेच दिया, तोड़ दिया। ठीक है, तोड़ तोड़ के उसको बेच दिया। येट बास्टील वॉज हेटेड, बास्टील को लोग नफरत करने लगे बिकॉज इट स्टूड द डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। ये इसलिए उसको नफरत करते थे क्योंकि ये भी राजा का ही एक तरह का पावर को दिखाता है। The fortress was demolished and its stone fragments were sold in the market.
ठीक है, यहाँ तक कि उसके जो एक एक टुकड़े को, दीवारों के एक एक ईंटों को लोगों ने उन लोगों को बेच दिया जो चाहते थे कि बास्टील के किले को जो है उसकी यादों को अपने पास रखना चाहते थे, सबको बेच दिया उस चीज़ को। इतना लोगों में गुस्सा, इतना ज़्यादा मतलब कि गुस्सा फैल चुका था। एक तो उनकी बात नहीं मानी राजा ने, ठीक है, थर्ड स्टेट के लोगों को, ऊपर से जो है उन लोगों के साथ ये कर रहा है कि खुद से आर्मी बुला लिया, ठीक है। ऐसा लोगों ने मान लिया था, लेकिन ऐसा राजा ने उस टाइम कहा नहीं था, बट लोग गुस्से में थे तो ये चीज़ सच मान गए थे और फिर इतनी ज़्यादा तहस नहस हुई। और आप देख सकते हैं कि ये इस मैप के अकॉर्डिंग ये जो पूरा राइमर्स था वो कहाँ कहाँ पूरे में फैल गया। पूरे पेरिस मतलब फ्रांस का जो जैसे कंट्री, जैसे हमारी इंडिया है, जैसे इंडिया की राजधानी क्या है, दिल्ली है, वैसे यहाँ पर फ्रांस की राजधानी क्या थी, पेरिस थी, ठीक है। तो ये पेरिस के हर एक स्टेट में वहाँ पे पूरी जगह पे ये चीज़ फैल गई। सो दिस इंसिडेंट कॉज अ डीप इफेक्ट इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन। एवरी ईयर ऑफ 14 जुलाई सेलिब्रेट एज फ्रेंच नेशनल डे। और लोग जो है हर साल 14 जुलाई को इसे फ्रेंच नेशनल डे के फॉर्म में मनाते हैं और अभी भी मना रहे हैं, ठीक है। अभी 2020 तक मतलब जैसे हम लोग मनाते हैं भाई, वैसे वो भी मना रहे हैं। तो इसको बास्टिल डे या फिर फ्रेंच नेशनल डे के फॉर्म में लोग सेलिब्रेट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि यही एक शुरुआत थी लोगों की जो राजा के खिलाफ थी, ठीक है। अब लोगों के अंदर इस चीज़ का गुस्सा फैलने लगा। तो अब क्या हुआ, फेस्ड विद द पावर ऑफ his revolting subjects, Louis XVI finally accepted National Assembly and also accepted the principle that his powers would from now on be checked by a constitution। अब लोगों की इतने गुस्से, इतने तहस नहस को जब राजा ने जब देख ही लिया तो वो इतना डर गया था कि उसने जो है नेशनल असेंबली की बात मान ली। उसने कहा ठीक है, आप जो कह रहे हैं कि हमारा अब जो मोनार्की सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग जो है हम शासन नहीं करेंगे, बल्कि आप जो कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे। जिस कॉन्स्टिट्यूशन को आप बनवाना चाहते हैं वो जो रूल जो हमें मिलेगा हम उसी रूल से काम करेंगे। तो इस तरह से राजा ने क्या बनाया यहाँ पे, मतलब उनके बात को एक्सेप्ट कर लिया। तो 14 अगस्त 1789 रिकॉग्निशन ऑफ नेशनल असेंबली। यहाँ पे हुआ क्या, ऑन द नाइट ऑफ 14 अगस्त 1789 विलेजेस एंजॉयड बाय स्टेट फर्स्ट एंड 2 वर विदड्रॉन। यहाँ पर कहा गया कि जो 14 अगस्त की नाइट को, यहाँ पे मतलब 4 अगस्त की नाइट को लोग जो है सेलिब्रेट कर रहे थे। और यहाँ पर हुआ क्या कि जो भी मतलब फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के थ्रू जो भी टैक्सेस लगाए जा रहे थे वो सभी हटा दिए गए। जैसे यहाँ पर क्या हुआ, एबॉलिशमेंट ऑफ टैक्स, फ्यूडल सिस्टम हट गया, ठीक है। मतलब कोई किसी से अब ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकता, कोई किसी से ज़बरदस्ती टैक्स नहीं ले सकता। और यहाँ पर जो टाइट्स में टैक्स लगते थे वो भी हट गए, ठीक है। टाइट्स वाला टैक्स आपको याद होगा, 2 टाइप के टैक्स हमने पढ़े थे, ठीक है। जो कि चर्च के पादरी या फिर फादर लोग लगाते हैं उसे कहा जाता है। यहाँ पे क्या हुआ, देन यहाँ पे फाइनली फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की टू मोनार्की सिस्टम से अब फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया है। देखिए 3 पॉइंट्स मैंने आपको स्टार्टिंग में जो 3 बताए थे, पहले फ्रांस में मोनार्की सिस्टम आएगी, देन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आएगी, फिर उसके बाद डेमोक्रेसी या रिपब्लिक होगा फ्रांस में, ठीक है। तो एक डायरेक्टली नहीं हो जाएगा रिपब्लिक, वहाँ पे डायरेक्टली डेमोक्रेसी नहीं आ जाएगी, यानी डायरेक्टली जो है जनता का शासन नहीं होगा यहाँ पर, डायरेक्टली नहीं, बल्कि पहले एक संविधान बनेगा, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, देन उसके बाद जो है यहाँ पर रिपब्लिक होगा। तो आप देख सकते हैं किस तरह से राजा ने उनकी बातों को मान लिया। द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791 में नेशनल असेंबली ने अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ड्राफ्ट को क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछे कि किस ईयर में किया, तो 1791 में किया। इट्स मेन ऑब्जेक्ट वाज टू लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क। और इस कॉन्स्टिट्यूशन का मेन अगर कोई ऑब्जेक्ट पूछे तो क्या है कि राजा के जो पावर है, मोनार्क मतलब राजा का जो पावर है उसको क्या कर देना, लिमिटेड कर देना, कि आपको इस लिमिट में रहकर ही काम करना है, आप अपने से कोई रूल नहीं बना सकते, टैक्स को नहीं बढ़ा सकते। थर्ड स्टेट के लोग पागल नहीं है जो टैक्स पे करेंगे हमेशा, ठीक है। ये चीज़ उसने बताई, जनता ने लोगों को बताया कि राजा को बताया कि हमारा अब खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा और जो कॉन्स्टिट्यूशन कहेगा उसी के अकॉर्डिंग आप काम करेंगे, अपने अकॉर्डिंग कुछ नहीं कर सकते।
This power, instead of being concentrated in the hands of one person, were now separated and assigned to different institutions, the legislature, executive and judiciary. देखिए अभी जस्ट हमने कहा था आपसे कि जो आप 3 बुक्स थी ना आपकी, उसमें से जो आपके यहाँ पे मॉन्टेस्क्यू की जो बुक थी उसके अकॉर्डिंग जो रूल था वो यहाँ पर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी था। ठीक है, यही तीनों जो हैं यूज़ होंगे। तो उसी का लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में क्या किया, उन आइडिया को यूज़ किया। दिस मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। इस तरह से फ्रांस में क्या बन गया, एक संविधान बन गया कि अब राजा नहीं बल्कि राजा जो है एक रूल में काम करेगा, अपने से रूल नहीं बना सकता। यहाँ पर भी एक वोटिंग सिस्टम था, इसे समझ लीजिए। वोटिंग सिस्टम है क्या, यहाँ पर आपको पता है कि थर्ड स्टेट में जो है कुछ गरीब और कुछ अमीर लोग हैं। ठीक है, तो ऐसा कहा गया कि थर्ड स्टेट में यहाँ पर 2 तरह के सिटीजन्स थे, एक एक्टिव सिटीजन्स थे और एक पैसिव सिटीजन्स थे। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपसे कोई पूछ ले तो आप बताइएगा कि थर्ड स्टेट में 2 तरह के सिटीजन्स होते हैं, एक्टिव और पैसिव। अब ये एक्टिव और पैसिव सिटीजन्स में होते क्या हैं, जैसे जब पैसिव सिटीजन्स में लगभग यहाँ पर 3 मिलियन जो है मैन आते हैं, जिसमें वुमेन, चिल्ड्रेन और कुछ यंग भी आते हैं जो कि 25 साल से नीचे की उम्र के हैं। और इन लोगों को वोटिंग सिस्टम में कोई भी मतलब कि रूल नहीं मिला है, ये लोग वोटिंग नहीं कर सकते। आप जानते हैं अभी इंडिया में हमारे क्या है कि 18 साल से ऊपर के हर कोई व्यक्ति वोटिंग कर सकता है। लेकिन यहाँ पर फ्रेंच में इस टाइम क्या था कि जो 25 साल से जिसकी कम उम्र है वो, प्लस जितने भी बच्चे हैं, प्लस जितने भी वुमेन्स हैं, और प्लस यहाँ पर 3 मिलियंस जो मेंस हैं। ये 3 मिलियंस मेंस में वही सब होंगे जो जैसे आर्टिशंस वगैरह, गरीब लोग जो हैं वो, इन लोग वोटिंग नहीं कर सकते। और बाकी बचे हुए यहाँ पे 4 मिलियन लोग हैं, और प्लस यहाँ पे जो 28 मिलियन पॉपुलेशन है और जिनके पास मतलब कि पैसे हैं, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, वोटिंग करते हैं। और वोटिंग ये 2 तरीके से करते हैं। पहले तो ये एक इलेक्टर्स को वोट करते हैं, फिर इसी इलेक्टर्स में से नेशनल असेंबली को चुना जाता है। ठीक है, और ये फिर वही वोट करते हैं जज को भी, और फिर इस तरह से ये सब मिल करके यहाँ पर एक नेशनल असेंबली को बनाते हैं। और इसमें पूरे कुल मिलाकर 745 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, और 3 तरह के यहाँ पे न्याय होता है, मतलब 3 तरह का यहाँ पे क्या बनता है, गवर्नमेंट बनती है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। ठीक है, तो जुडिशरी का काम होता है न्याय को बनाना, और एग्जीक्यूटिव का काम होता है कि उसको पालन करवाना। ठीक है, और मतलब ये लेजिस्लेटिव का काम है कि नियम को बनाना, और एग्जीक्यूटिव का काम होता है उस नियम को पालन करवाना, और जुडिशरी का काम है कि जो भी चीज़ हो जाए, जैसे कोई भी इंसिडेंट हो जाए तो जैसे एक वकील या फिर जज का जो काम है ये वही काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे वोटिंग सिस्टम भी समझ लीजिए, ये जो आपके पॉइंट्स मैंने समझाए हैं इसको आप एक राइटिंग वे में समझ लीजिए ताकि एग्जाम में लिखने में आपको काम आए। तो वोटिंग सिस्टम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, तो क्या होता है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 इनपुट द पावर्स टू मेक लॉज इन द नेशनल असेंबली विच वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। यहाँ पर जो नेशनल असेंबली बनी थी, यहाँ पर जो पावर लोगों में दिया गया था, ठीक है, नेशनल असेंबली वालों को कि आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, तो जो इलेक्शन होगा वो डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट होगा। अभी आपने देखा इनडायरेक्ट ही है, कैसे है कि डायरेक्ट वोट नहीं कर रहे नेशनल असेंबली को, बल्कि नेशनल असेंबली को एक्टिव सिटीजन्स वोटिंग कर रहे हैं, फिर उससे इलेक्टर्स बन रहे हैं और उसी इलेक्टर्स में से चुने जा रहे हैं नेशनल असेंबली के मेंबर्स को। ठीक है, तो सिटीजन्स voted for a group of electors who in turn choose the assembly. Not all citizens however had the right to vote. ठीक है, सभी सिटीजन्स को जो है वोट करने की यहाँ पर क्या थी, राइट्स नहीं दिए गए थे। ओनली मैन अबाउट 25 ईयर्स ऑफ एज, सिर्फ जो 25 साल के जो एज के ऊपर के व्यक्ति हैं वो वही टैक्स पे कर सकते हैं, जिनका मतलब 25 साल में भी सिर्फ वो लोग जो क्या करते हैं कि 3 दिन के लेबर्स के बराबर पैसा कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, थोड़े पॉइंट यहाँ पे घुमा के बताए गए हैं, जैसे who paid taxes equal to at least 3 days of laborers wage were given the status of active citizens, that is they were entitled to vote। ठीक है, यहाँ पर ये बात एक बार फिर से समझाती हूँ कि जो 25 साल से उम्र में वो लोग वोट कर सकते हैं, 25 या उससे ज़्यादा की उम्र के, जो कि 3 दिन के लेबर के बराबर पैसे को इकट्ठा कर लेते हैं, जिनके पास इतनी पावर है कि इतना पैसा वो कमा सकते हैं कि एक दिन में 3 दिन के बराबर उनके पास पैसा हो जाए, 3 दिन के लेबर के बराबर, तो सिर्फ वही वोट कर सकते हैं। यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो जिनके पास
मतलब 3 दिन के मजदूरी के बराबर पैसे एक दिन में आ जाते हैं, वो अमीर हो गया, ठीक है, बाकी के कंपैरिजन में थर्ड स्टेट के अंदर में ही, तो वो क्या कर सकता है, वोट कर सकता है, और प्लस वो 25 के ऊपर होना चाहिए। इसके अलावा जो भी बचे हुए हैं वो पैसिव सिटीजन्स में आएंगे और वो वोट नहीं कर सकते हैं, जितने भी वुमेन हो गई सारी और जितने मेन बचे हुए हैं वो, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या है कि एक एक संविधान बन गया, एक कॉन्स्टिट्यूशन बन गया फ्रांस में। अब राजा का शासन तो है, लेकिन राजा क्या है, एक लिमिट में है, उसका शासन है, लेकिन वो अपने अकॉर्डिंग शासन नहीं कर सकता, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ केवल संविधान के अकॉर्डिंग, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलेगा। तो द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन इन द एंड सिटीजन्स, यहाँ पर जो इसमें लिखा है ये पॉइंट्स जो आपने 17 यहाँ पे पॉइंट्स होंगे, तो इसमें कुछ मेन पॉइंट्स है, जैसे क्या क्या यहाँ पे लोगों को रूल्स के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें जो है सबको मिली। पहले तो मिला द राइट टू लाइफ, ठीक है, सभी को जीने का हक है। द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, सभी को बोलने का हक है। फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, अपने ओपिनियंस को रखने, अपने विचारों को रखने का लोगों को हक है। इक्वालिटी बिफोर लॉ है, सबको लॉ के अकॉर्डिंग पहले इक्वालिटी मिलेगी। दीज राइट्स वर नेचुरल एंड इनएलिएबल, ठीक है, यहाँ पे क्या है कि ये सभी जो है जितने भी राइट्स है वो नेचुरल है और किसी से छीने नहीं जा सकते। दे बिलोंग टू ईच ह्यूमन बीइंग बाय बर्थ एंड कुड नॉट बी टेकन अवे, ये इनको पैदा होते ही ये रूल्स मिल, इनके जो है पैदा होते ही, किसी भी सिटीजन को पैदा होते ही ये राइट्स मिल जाएंगे और उनसे कोई इसे छीन नहीं सकता। और यहाँ पर क्या है, इट वॉज अ ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट दैट ईच सिटीजन्स नेचुरल राइट्स, यहाँ पर जो है जितने भी नेचुरल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम क्या है, जितने भी स्टेट है, स्टेट मतलब कि राज्य का काम है, राजा का ये काम है कि इनको जो राइट्स मिले हैं आप उसकी रक्षा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ सिंबल्स बताए गए हैं, तो इसको बताने से पहले आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरह से यहाँ पे नेशनल असेंबली वालों ने जो है मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को स्टेबलाइज किया, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि उस टाइम के लोग बहुत ही कम पढ़े लिखे थे, तो उस चीज़ को लोग कैसे एक दूसरे में बातों को फैलाएंगे, कैसे कोई समझेगा कि हमें कौन से रूल मिले हैं, कौन से राइट्स मिले हैं, तो उसके लिए लोगों को सिंबल बता दिया गया कि आप इस सिंबल को देखेंगे तो आपका ये मतलब होगा, ठीक है, क्योंकि लोगों को पढ़ना तो नहीं आता लेकिन सिंबल को देख के समझना तो आ जाएगा। तो इस यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो सिंबल है, ठीक है, वो जो लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन मिला है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो टूटी हुई जंजीर है, द ब्रोकन चेन, ये दिखाता है क्या कि आप फ्री हैं, ठीक है, आपको सभी चीज़ें क्या है पैदा होते ही आपको फ्रीडम मिल गया है, ठीक है। और ये जो है द बंडल्स ऑफ रॉड्स, ये दिखाता है कि अगर कोई आप पर्सन अकेला है तो उसे हर कोई कमज़ोर समझ सकता है, लेकिन अगर वो ग्रुप में है तो वो कमज़ोर नहीं है। द आई विद इन द ट्राइंगल, ये बताता है कि जैसे सूरज की रोशनी फैलती है वैसे ही हमारी भी रोशनी चारों ओर फैलेगी। और यहाँ पर जो ये चीज़ है, ये सिंबल बताता है रॉयल ऑफ पावर, ठीक है, रॉयल्स के जो पावर होते हैं उनको, यानी कि राजाओं के पावर को बताता है। और यह द स्नेक बिटिंग इट्स टेल टू फ्रॉम अ रिंग, यह देख रहे हैं आप कि सांप की जो पूंछ है वो लास्ट में उसके मुंह में जा रही है, इसका मतलब ये है कि लास्ट में लोगों को घूम कर क्या करना है कि उसी जगह पर आ जाना है, ठीक है। यहाँ पर ये वाली जो कैप है, रेड कैप, ये बताती है कि जो स्लेवरी सिस्टम है, यानी कि जो नौकर वाली प्रथा है वो अब ख़त्म हो चुकी है। और यहाँ पर ये जो ब्लू वाइट रेड है, ये ब्लू वाइट रेड ये बता रहा है क्या, द नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस, फ्रांस का ये नेशनल कलर है। और अभी आप लास्ट में 10th में जब पढ़ेंगे तो देखेंगे इस कलर का ही एक ट्राई कलर का फ्लैग ये लोग बनाते हैं, ठीक है। और ये द विंग्ड वुमेन, उड़ती हुई जो पंखों वाली वुमेन है, ये बता रही हैं क्या, पर्सोनिफिकेशन ऑफ द लॉ, ठीक है, लॉ की पर्सोनिफिकेशन को बता रहे हैं। और द टेबल, द लॉ टैबलेट, ये बता रहे हैं क्या, द लॉ इज़ द सेम फॉर ऑल, लॉ सभी के लिए बराबर है, एंड नॉट ऑल फॉर आर इक्वल बिफोर इट, ठीक है, और यह जो है सबके लिए इक्वल है, सबके लिए बराबर है, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज की वीडियो में देखा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कैसे आती है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि फ्रांस में रिपब्लिक सिस्टम कैसे आता है, क्योंकि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से काम नहीं चलने वाला, ठीक है, क्योंकि इसमें भी क्या है, लोगों को प्रॉब्लम्स होंगी लास्ट में जाकर के, जब जैसे हमारी इंडिया में इस टाइम रिपब्लिक सिस्टम है, फ्रांस में भी हो जाएगा और आप उसको जो है उसमें क्लियर कर लेंगे। तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, नहीं आया है तो आप दोबारा देख लीजिए और उसके पॉइंट्स को क्लियर करके आप नोट्स बना सकते हैं स्क्रीनशॉट ले करके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।